हेलो साथियों, आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगला पार्ट देखने वाले हैं। इसका पहला पार्ट हो चुका है। आज हम लोग सोशल साइंस का 20 टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल हमारे पास क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट यहीं से हो रहा है। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? यह भी खास क्वेश्चन है, यानी किस परिस्थिति के अंतर्गत, कैसी समस्याओं के बाद, यानी उसके अंतराल में राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन पहले इसको पढ़ना पड़ेगा तभी क्लियर होगा। पहला ऑप्शन है जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो। दूसरा, जब संवैधानिक तंत्र असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो। ये और भी दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखेंगे कि किस परिस्थितियों में राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल क्या है कि ध्यान समझेंगे, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? सवाल है कि उन अवशिष्ट मामलों पर जिसका केंद्रीय राज्य या समवर्ती सूची में उल्लेख ही नहीं हो, कभी वर्णन ही नहीं किया गया, यानी कुछ ऐसी इतिहास की घटनाएं होगी जो कहीं उसका वर्णन ही नहीं है केंद्रीय या राज्य समवर्ती सूचियों में, तो उस विधि का यानी उसका निर्माण कौन कर सकता है? अन्य रूप से केवल राज्य विधानमंडल, केवल संसद, या राज्य विधानमंडल के सहमति होने के बाद संसद, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय के अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल। क्या होगा राइट आंसर? तो देखेंगे इसमें जो केवल और केवल विधि निर्माण कर सकता है वो संसद कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? क्या संसद ही करती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? क्या होगा 23 का? तो ये करता है संसदों के वेतन का निर्णय जो करता है खुद संसद ही करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर सवाल, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम में उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि? ध्यान समझेंगे, किसी भी विशाल झरने, जैसे अगर पानी की गहराई खूब ज़्यादा मात्रा में हो तो तली का तापमान जो होता है इसके ऊपरी तापमान की तुलना में, है ना, अधिक होता है। यानी यहाँ पे जो तापमान होता है अधिक होता है ऊपरी की तुलना में। आखिर ऐसा क्यों होता है? पहला ऑप्शन है कि गिरता हुआ पानी सूर्य की गर्मी सोख लेता है। दूसरा, ताली के पानी में अधिक स्थिति ऊर्जा होती है। अगला, गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। या नदी तल के सैलों में से ऊष्मा निकलती है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखिए इसका सबसे राइट आंसर की बात करें कि जब पानी, गिरती हुई पानी की गतिज ऊर्जा जो होती है वो उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ऊपर विशाल झरने, है ना, झरने हैं यहाँ पे, जब ऊपर से पानी गिरेगा तेजी मात्रा में पत्थर तर पे तो पानी क्या हो जाती है, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, यानी पानी में कुछ तल हद तक के गर्म हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, नानबाई की भट्ठी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलाने का कारण क्या होगा? नॉनबाई, है ना, नॉनबाई की भट्ठी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यानी ईस्ट मिलाने का क्या कारण होता है? आप लोग देखे होंगे कि पूड़ी वगैरह बनते रहता है तो उसमें क्या डाल दिया, मीठ का सोडा जिसे बोल दिया जाता है, वो क्या कर देता है, उस चीज़ को खिला देता है। यानी ईस्ट मिलाने का मूल कारण क्या है? डबल रोटी को सख्त बनाने के लिए, डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए, या खाद्य मान उच्च करने के लिए, या इसमें डबल रोटी ताजी रहती है? क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर की बात करें कि डबल रोटी को नरम एवं स्पंजी बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है इसका। ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल क्या है देखेंगे, वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था। वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था, कहाँ किया गया था 2016 में ओलंपिक खेल का आयोजन? शिकागो में, लंदन में, मैड्रिड में, या रियो डी जनेरा में? 27 नंबर सवाल का आंसर ये किया गया था, रियो डी जनेरो में किया गया था। 2016 का ओलंपिक का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है क्या कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए बताइए, अयोध्या में जो श्री राम मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ? सरयू, गोमती, गंगा, या सोन नदी? किसके नदी बसा हुआ? तो सबको पता होगा सरयू नदी के तट पर बसा हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 29 नंबर सवाल का आंसर ये है
जॉर्ज ऑवेरल, ठीक है, ऑवेरल, जॉर्ज ऑवेरल जो है एनिमल नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल क्या बोला है देखेंगे कि एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग कहाँ स्थित है। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग कहाँ स्थित है। चलिए बताइए फटाफट से कहाँ स्थित है 30 नंबर सवाल का आंसर। तो ये स्थित है बैंकॉक में, ठीक है, कहाँ, बैंकॉक में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है, कौन है, यानी अधिक से अधिक ऊंचाई पर कौन ऐसा विमान है जो उड़ सकता है। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन कौन है। तिब्बत में, नेपाल में, भारत में या चीन में, कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए, ये है चीन में। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन चीन के पास है। अगला सवाल है कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम्स, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड वेटिंग। 32 नंबर सवाल का आंसर ये किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में किया गया था रॉलेट एक्ट। इसके अनुसार किसी भी भारतीय को बिना शक के आधार पर, केवल शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना मुकदमा, बिना वकील, बिना दलील के उसे सजा भी दिया जाता था, ठीक है। बहुत ही खतरनाक कानून था, इसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है स्थानीय बाजार से, राष्ट्रीय बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से या प्रादेशिक बाजार से। स्वर्ण मुख्यतः यानी स्वर्ण जो है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है। तेलुगु है, हिंदी है, तमिल है या पंजाबी है, क्या होगा। 34 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे। भारत की सबसे जो प्राचीनतम भाषा है वह तमिल है, क्या है, तमिल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध, पोंग बांध जो है किस नदी पर बनाया गया। दामोदर, नर्मदा, पेनार या ब्यास। ये बनाया गया है कहाँ, तो ब्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध। ऑप्शन डी। चलिए 36 नंबर सवाल है, नौजवान भारत सभा किस, है ना, और नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की। चलिए फटाफट से बताइए। BC पाल, जी सुब्रमण्यम, सरदार भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपत। 36 नंबर सवाल का आंसर ये बनाया गया सरदार भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। अगला सवाल क्या, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं। चंद्रगुप्त वन को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को या समुद्रगुप्त को। सब गुप्त गुप्त है लेकिन आपको समझना होगा लिच्छवी दौहित्र किससे कहते हैं। तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था सुगलतम पूर्व मतलब आसानी से किया जाता है। भारत, इजराइल, श्रीलंका, इंग्लैंड। क्या होगा 38 नंबर सवाल का आंसर। देखिए भारत में तो है नहीं, ठीक है। ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था जो होती है कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो इजराइल में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए जिसको देख लीजिए आप लोग। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। मतलब सिंपल से समझना है कि रेडियो जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसके लिए जो संकेत सिग्नल आते हैं वो किस मंडल से आता है। उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब जो होते हैं, संकेत जो होते हैं, तरंग जो होता है वो किस मंडल पे आता है। समताप मंडल पर, ओजोन मंडल पर, आयन मंडल पर या क्षोभ मंडल पर। क्या होगा राइट आंसर 39 का। तो देखेंगे आयन मंडल, कहाँ से, आयन मंडल। इस प्रकार से होते हैं, एक प्रेषीय एंटीना होता है और एक ग्राही एंटीना होता है। और ये जब होता है जब ये सैटेलाइट, ऊपर सैटेलाइट लगा रहता है किस मंडल में, तो आयन मंडल में। यहाँ से होकर के ग्राही एंटीना तक जाता है, तब जाकर के हम लोग कुछ न्यूज वगैरह जान पाते हैं, देख पाते हैं टीवी में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है। गोरा में, दुर्गेश नंदिनी में, गोदान में या आनंद मठ में। 40 का। तो ये स्थित है कहाँ, आनंद मठ में सम्मिलित है। ऑप्शन डी। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग क्लियर किए हैं। अगला पार्ट
अगले दिन आएगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो ढंग की तैयारी करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।